कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 3। कल के लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ ए कंपनी स्टडी किया था, जिसमें हमने कंपनी के डिफरेंट फीचर्स डिस्कस किए। कुछ फीचर्स डिस्कस किए, कुछ आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमने डिस्कस किए उनमें था सेपरेट लीगल स्टेटस और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, शेयर कैपिटल। ये 3 फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। इनमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। रीडिंग की है आपने? कितने स्टूडेंट से रीडिंग की है? अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि कंप्लीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने नहीं पढ़ा, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उसमें आपने नहीं पढ़ी, वो तो आपने रीडिंग ना की। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए अब अगले फीचर्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कि एक कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। ये लिमिटेड लायबिलिटी वाला कंसेप्ट। इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि अगर आपने किसी से उधार लिया है ना, वो चाहे अपने बिजनेस के लिए आपने उधार क्यों ना लिया हो, आप उसको वापस करने के पाबंद हैं। उधार अगर आपने लिया है तो वो आपको माफ़ नहीं हो सकता, आपने उसको अदा करना है। ठीक है, जब तक कि वो बंदा अपनी मर्जी से ना माफ़ करे, आपने उसको अदा करना है। लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि कंपनी ने उधार लिया तो है, लेकिन हो सकता है कि किसी सिचुएशन में जो उसके मालिक है, ओनर, वो उस उधार को पूरा वापस ना करें। उनके उधार वापस करने की जो लायबिलिटी है वो एक सर्टेन अमाउंट तक लिमिटेड है। उस अमाउंट तक तो उन्होंने वो कंपनी की लायबिलिटीज को पे करना है। अगर कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाते तो उसके मेंबर्स अपनी उस अमाउंट तक लायबिलिटी को पे करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, तो लिमिटेड लायबिलिटी पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा। हमने सेपरेट लीगल स्टेटस में ये पढ़ा कि कंपनी का स्टेटस सेपरेट है, इसके ओनर्स का स्टेटस सेपरेट है, ऐसे ही है। फिर हमने ये पढ़ा कि कंपनी के अपने एसेट्स है और अपनी लायबिलिटीज है। कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज को पे करना है, एसेट्स भी उसकी अपनी ओनरशिप है और लायबिलिटीज भी उसकी अपनी, उसने उनको पे करना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या होगा अगर कभी कंपनी अपनी लायबिलिटी को पे ना कर पाए, यानी कंपनी की अपनी लायबिलिटी फुल है। ये लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट मेंबर्स के कंटेक्स्ट में अप्लाई होता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी की अपनी लायबिलिटी तो फुल है, यानी उसने अपनी सारी डेट्स खुद पे करने हैं। लेकिन क्या हो अगर वो अपने डेट्स को पे ना कर सके? जैसे फर्ज कीजिए कंपनी चल रही है, चलते चलते किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब कंपनी के जो एसेट्स हैं वो हैं 100 मिलियन और जो कंपनी की लायबिलिटीज हैं वो है 160 मिलियन। तो कंपनी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी सारी की सारी लायबिलिटीज को खुद पे कर सके। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सेस लायबिलिटीज है 60 मिलियन, ये कौन पे करेगा? ये कौन पे करेगा? असूली तौर पे तो अगर देखें, कॉमन सेंस ये कहती है भाई जिसका बिजनेस है, जो बिजनेस का मालिक है, उसे ही 60 मिलियन पे करना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसे ही होता है, बिजनेस का मालिक 60 मिलियन पे करता है। पार्टनरशिप में भी ऐसे ही होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड आपने सुना होगा, मालिक पार्टनर्स ही लायबिलिटी को पे करते हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में जो मालिक हैं, मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी मेंबर्स ये 60 का 60 मिलियन पे नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी एक डिसाइड की होगी कितनी लायबिलिटी है, वो सिर्फ उस अमाउंट तक पे करेंगे, उस अमाउंट तक पे करेंगे। ये है कंसेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी। ये कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, उन्होंने फुल 100% कंपनी की अमाउंट लायबिलिटी क्रेडिटर को पे नहीं करना। भाई ये बात समझ आ रही है? अगर लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या? अगर कंपनी अपनी लाइफ टाइम के दौरान में अपनी लायबिलिटीज को फुली पे ना कर सके तो जो एक्सेस लायबिलिटीज होंगी वो ओनर्स को पे करनी चाहिए। यह सिंपल रूल है। लेकिन कंपनी के कंटेक्स्ट में ओनर पे करेंगे, लेकिन सारी की सारी अमाउंट नहीं, अप टू ए सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन। इसीलिए इसका नाम लिमिटेड लायबिलिटी पड़ा कि एक सर्टेन लिमिट तक मेंबर्स लायबिलिटी पे करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अब क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि वो कौन सी लिमिट होगी? वो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। ये अभी हम स्टडी करेंगे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है। अभी हम इसको स्टडी करें, इसलिए मैं अभी आपको इसकी अमाउंट मेंशन नहीं कर रहा, वो भी थोड़ी देर के बाद करूंगा। अभी सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कि लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट क्या है। अगर कंपनी अपनी किसी वक्त अपनी लायबिलिटीज को पे ना कर पाए तो फिर उसके मेंबर्स की लायबिलिटी हो जाएगी कि वो सरप्लस लायबिलिटी, एक्सेस जो है, जो कंपनी पे नहीं कर पा रही, उसको मेंबर्स पे करें।
ठीक है, लेकिन मेंबर्स की लाइबिलिटी, मेंबर्स पे सारी की सारी लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं होगी, सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट। वो सर्टेन अमाउंट क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए कि वो मैंने भी नहीं बताया, थोड़ी देर में बताऊंगा। एक सर्टेन अमाउंट, ठीक, वो सर्टेन अमाउंट क्या होगी, डिपेंड करता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब मैं अमाउंट की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ आपको लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी में फर्क बता रहा हूं। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है ना, अच्छा आप मुझे बताइए, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी सेटअप करने हैं, पैसे चाहिए? गलत। कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जो बगैर पैसों के भी स्टार्ट हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर बिजनेस खास तौर पे। इवन कुछ बिजनेस ऐसा भी हो सकता है जिनमें अगर आपके पास स्किल है तो पैसा किसी दूसरे से उधार लेके आप स्टार्ट कर, तो बहरहाल चले, लेकिन वो रेयर होते हैं। ज्यादातर बिजनेस खास तौर पे आजकल आपको पता है एडवर्टाइजमेंट तो करनी पड़ती है। तो मैं आपसे चलें एग्री करता हूं इस बात पे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है, पैसों की जरूरत है, पैसों की। लेकिन कुछ बिजनेस में हो सकता है पैसों की जरूरत ना पड़े, फौरी तौर पे पैसों की जरूरत। तो दो तरह की कंपनीज हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और दुनिया में ज्यादातर कंपनी याद रखे लिमिटेड बाय शेयर की होती है। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें ओनर्स, मालिक स्टार्ट में ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ना ओनर्स, कब करते हैं? स्टार्ट में ही कंट्रीब्यूट कर लेते हैं अपना कैपिटल, फिर उन पैसों से बिजनेस स्टार्ट होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऐसी कंपनी है जिसमें स्टार्ट में पैसे इन्वेस्ट नहीं किए जाते, लेकिन गारंटी दी जाती है कि अगर कभी पैसों की जरूरत पड़ी आप आवाज लगाइएगा, हम पैसे लेके हाजिर हो जाएंगे। इसमें पैसे जो कंट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टार्ट में नहीं बल्कि एंड में किए जाते हैं, एंड में किए जाते हैं जब जरूरत पड़े इनकी। ठीक है, दोनों में फर्क समझ आया? एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एक लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, ज्यादातर चूंकि बिजनेस ऐसे हैं जिनके लिए पैसे की शुरू से ही जरूरत पड़ती है, इसीलिए ज्यादातर आपको जो एग्जांपल्स मिलेंगी वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की होंगी। एग्जाम में भी अगर 12 क्वेश्चन आए ना, 11 क्वेश्चन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के होंगे, एक क्वेश्चन हो सकता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का होगा। इसमें याद रखिए, इसमें ओनर पैसे कब इन्वेस्ट करते हैं? लिमिटेड बाय गारंटी में एंड पे जब जरूरत पड़े, और लिमिटेड बाय शेयर में कब? स्टार्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। दो तरह की कंपनी। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में भी लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड बाय गारंटी में भी लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन दोनों की जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। आगे चलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा, इसमें ये ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको वो अमाउंट नहीं, ये कंसेप्ट बता दिया लायबिलिटी लिमिटेड होगी, किस अमाउंट तक होगी वो कंसेप्ट नहीं बताया, वो भी बता दें। परपेचुअल सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब आगे चलते रहना, परपेचुअल का मतलब हमेशा। इंसान, नेचुरल पर्सन की बर्थ होती है, वो बड़ा होता है, उसका आईडी कार्ड बनता है, फिर वो जिंदगी गुजारता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, कंपनी के केस में, आर्टिफिशियल पर्सन के केस में, एक कंपनी क्रिएट होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, और उसकी कभी डेथ नहीं होती, उसकी डेथ भी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ होगी, उसकी डेथ भी बाय प्रोसेस। अगर आप थ्रू वो प्रोसेस ऑफ लॉ जिसके थ्रू कंपनी की डेथ हो, कंपनी खत्म होती है, उसे कहते हैं वाइंडिंग अप प्रोसेस, और वो प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनी की बर्थ होती है उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। तो कंपनी क्रिएट होती है थ्रू लीगल प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी एंड होती है थ्रू लीगल प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, अगर कंपनी को लीगली वाइंड अप ना करवाया जाए तो कंपनी कभी नहीं मरेगी, कंपनी हमेशा चलती रहती है, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन नहीं है, कभी बीमार नहीं होती, ये कभी कमजोर नहीं होती, कभी इसकी डेथ नहीं होती, ये हमेशा परपेचुअल सक्सेशन का मतलब एक कंपनी हमेशा चलती रहेगी। देखिए, सोल प्रोवाइडर है, सोल प्रोवाइडर की डेथ हो गई, बिजनेस खत्म। इवन पार्टनरशिप में भी आपने पढ़ा है कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो फिर नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म, वो भी एक तरह से पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाता है जब किसी पार्टनर की डेथ होती है। लेकिन एक कंपनी के केस में जब इसके ओनर्स की डेथ होगी, कंपनी के केस में जो इसके ओनर्स की डेथ होगी, उससे कंपनी के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओनर का स्टेटस सेपरेट है, कंपनी का स्टेटस सेपरेट है। ओनर्स की अगर डेथ हो भी गई, कंपनी की डेथ नहीं होगी, कंपनी चलती ही रहेगी। इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब हमेशा, सक्सेशन मींस कंपनी हमेशा चलती रहेगी। क्लियर? फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, पार्टनरशिप आपने पढ़ा है,
पार्टनरशिप बिजनेस क्रिएट होता है एक डॉक्यूमेंट की बेस पे, उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। शाबाश। जब तक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं होगा ना, पार्टनरशिप नहीं बन सकती। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, पार्टनरशिप के लिए होती है, और कंपनी के लिए तो लाजमी होती है। पार्टनरशिप में फिर भी उन्होंने गुंजाइश रखी है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन वो रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। कंपनी के केस में उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी बेस पे कंपनी क्रिएट होगी, जिनकी बेस पे कंपनी चलेगी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस डॉक्यूमेंट के तहत गुजारेगी। जैसे पूरे पाकिस्तान के मामलात किस डॉक्यूमेंट के तहत चलते हैं? आईने पाकिस्तान के तहत। उसी तरह एक कंपनी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कंपनी का भी तो कोई ना कोई आइन होगा, बिल्कुल होगा, जिसके मुताबिक कंपनी ने जिंदगी गुजारनी होती है। वो होता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। उसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी के ऊपर 3 तरह की रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं। बड़ी, एक मिनट, कोई नहीं बोला, 3 तरह की रेगुलेशंस, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरी कौन सी है भला? कंपनीज एक्ट। शाबाश, कंपनीज एक्ट। कंपनी ने अपनी जिंदगी इन 3 डॉक्यूमेंट्स के तहत गुजारनी है। कंपनीज एक्ट, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जैसे था ना, पार्टनरशिप एक्ट भी है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई कमी बेशी रह जाए तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस अप्लाई होती हैं। एग्जैक्टली उसी तरह कंपनी चलती है अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत, लेकिन अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कोई कमी बेशी रह जाए तो फिर कंपनीज एक्ट की प्रोविजन लगती है। ये हर कंपनी ने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाना होता है, और इसकी बेस पे ही फिर वो अपना बिजनेस रन करते हैं। तो कंपनी के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन अब इनमें फर्क क्या है दोनों में? इसके अंदर क्या चीजें लिखी जाती हैं, इसके अंदर क्या चीजें लिखी जाती है, ये हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अभी नहीं डिस्कस, अभी तो टू मच कंसेप्ट हो जाएगा ना अगर हम इसकी डिटेल में घुसे। तो भी सिंपल, क्लियर। लीगल ऑब्लिगेशन, कंपनी की जिम्मेदारी है कि जो उसके ऊपर लॉज अप्लाई होते हैं उसने उसकी पाबंदी करनी है। डायरेक्टर्स, अगर कंपनी कोई इलीगल एक्ट करती है, डायरेक्टर्स उसके लिए लायबल नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है उस सूरत में लायबल होंगे। ठीक है, ये एक यूं कंसेप्ट है लीगल ऑब्लिगेशंस का। ये सिर्फ यूं कह लीजिए, फर्ज कीजिए अगर कंपनी में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं सबमिट करवानी थी रजिस्ट्रार को, साल के बाद उसने ड्यू डेट पे नहीं जमा करवाई और रजिस्ट्रार ने कहा 25,000 जुर्माना अदा करो, और 25,000 जुर्माना कौन अदा करेगा? कंपनी अदा करेगी, उसके डायरेक्टर थोड़ी करेंगे। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर किसी जगह पे पता चलता है कि जो डिले हुआ है इसमें डायरेक्टर का विलफुल निगलेक्ट था, जानबूझ के डायरेक्टर ने ये वायलेशन की, लायबिलिटी टू पे टैक्स। डबल टैक्सेशन आपने शायद कभी पढ़ा हो, कंपनी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी, कंपनी को अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स किसने अदा करना है, लायबिलिटी किसकी है? ये सिंपल कंसेप्ट है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, लेकिन 1 2 3 4 6 ये अहम कंसेप्ट है। बताइए ये आपको समझ आगे कि नहीं आगे? इनका क्योंकि ये कंसेप्ट आगे चल के खुलना है, इनमें अगर थोड़ी बहुत भी कमी बेशी है तो मुझे बता दें। क्लियर? अच्छा चलिए, एक जगह पे कंसेप्ट लिखा हुआ, अब आपने किताब को नहीं देखना, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इसका मतलब क्या है? डॉक्ट्राइन का मतलब है रूल, कोई थ्योरी, फिलॉसफी। डॉक्ट्राइन क्या? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या? कि कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सन है। कॉर्पोरेट पर्सन मीन आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी। तो कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होना, इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कहते हैं। जरा मुश्किल सा नाम है, लेकिन इसका मतलब क्या है? कंपनी इज ए सेपरेट लीगल पर्सन डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। सिंपल, क्लियर यहां तक? कोई क्वेश्चन जी? यहां पे कोई क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन नहीं है। हाइब्रिड में जी कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए अब आगे चल रहे हैं। अच्छा अब सुन लीजिए, क्या दुनिया में एक ही तरह के इंसान हैं सारे? सारे एक ही तरह के नहीं। क्या दुनिया में सारी कंपनीज एक ही तरह की होंगी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होंगी, ठीक है। अच्छा, कंपनीज की एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट जो किसी भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है वो है कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट। ये जो कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है।
ये अभी कंपनीज एक्ट 2017 है, लेटेस्ट चल रहा है। इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होता था, ठीक, उससे पहले भी कंपनीज एक्ट हुआ करता था, तो ये चेंज होता रहता है, लेकिन बहरहाल कंपनीज एक्ट है। अच्छा बताइए, इसमें कंपनीज एक्ट में सिर्फ कुछ कंपनीज को कवर किया गया होगा या हर टाइप ऑफ कंपनी को कवर किया? इसमें हर टाइप ऑफ कंपनी के लिए कुछ ना कुछ, कि इस तरह की कंपनी ने ये करना है, इस तरह की कंपनी ने ये करना है, इस तरह की कंपनी ने ये करना है। तो आगे लीगल रिक्वायरमेंट्स, हमें डायरेक्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना शुरू करना चाहिए कि पहले टाइप ऑफ कंपनीज को समझ लेना चाहिए, ताकि अगर आगे चल के कहे कि ये वाला कंसेप्ट इस तरह की कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा, ये वाला कंसेप्ट इस तरह की कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस टाइप ऑफ कंपनी की बात कर रहा है। पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? बिल्कुल। और एग्जाम में स्टूडेंट के फेल होने की जो बड़ी रीजन है वो ये कि स्टूडेंट कंसेप्ट को, ये याद कर लेंगे आप, ये कंसेप्ट फेल होने की रीजन नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट को स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते। आगे चल के कहता है ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट सारा बता देगा, फिर नीचे कहेगा ये कंसेप्ट सिर्फ प्राइवेट कंपनी में अप्लाई होता है। एग्जाम में कहेगा वही कंसेप्ट अप्लाई करवाएगा, लेकिन नीचे कह देगा टाइप ऑफ कंपनी या पब्लिक कंपनी, और आप उस कंसेप्ट को अप्लाई करवा देंगे, हालांकि नहीं होना चाहिए। अभी आपको बज़ाहिर ये बड़ी आसान सी सादा सी बात लग रही है, इसलिए कि अभी आपने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़े नहीं है, अभी आपने वो कंसेप्ट पढ़े नहीं है। जब वो कंसेप्ट इकट्ठे होना शुरू होते हैं ना, तो फिर मिक्स होते हैं। अभी कोई भी कंसेप्ट, एक कंसेप्ट आपका दूसरे कंसेप्ट के साथ मिक्स नहीं हो सकता। अभी आपने लॉ के स्टार्ट में है, लेकिन आपके जहन में लॉ का एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट के साथ मिक्स नहीं, क्यों? अभी कंसेप्ट पढ़े ही नहीं है। पढ़े कहाँ है आपने? जैसे जैसे आप कंसेप्ट ज्यादा पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे कंसेप्ट्स के मिक्स होने का चांस भी बढ़ता जाता है। इसीलिए जब कभी आपको लगे ना ये प्रवीण पता नहीं ये लगनी है कि ये लगनी है, कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आप समझ रहे होते हैं मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। हालांकि इसका मतलब क्या होता है भला? आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ज्यादा चीजें पढ़ी हैं, इसलिए तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि ये वाली चीज अप्लाई होनी है कि ये वाली। वहां पे सिर्फ थोड़ा सा शातिर दिमाग के साथ सोचने की जरूरत होती है कि चीजें मेरे सामने हैं, अब मैं ये भी सीख लूं कि इस सिचुएशन में कौन सी चीज अप्लाई हो रही है और क्यों हो रही है, इस क्वेश्चन में क्या ऐसी खास बात थी जिसपे हमने ये वाली बात लिखी है, ये नहीं लिखी, ये सोचना होता है सिर्फ। ठीक है, तो अभी आपको टाइप्स ऑफ कंपनी मैं समझाऊंगा, शायद आपको आसान लगेगा ये कंसेप्ट, लेकिन जब हम लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे होंगे ना, उस वक्त आपने खास तौर पे ये ध्यान में रखना है, जगह कहीं लिखा हुआ ना एवरी प्राइवेट कंपनी शैल डू दिस, आपने प्राइवेट कंपनी को अंडरलाइन कर लेना है। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक तरह की कंपनी पे अप्लाई होती हैं, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स दूसरी तरह की कंपनी पे अप्लाई होती हैं, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हर तरह की कंपनी में अप्लाई होती हैं। आप लीगल रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ें, पहले ये डिसाइड कर ले ये रिक्वायरमेंट अप्लाई किस टाइप ऑफ कंपनी पे हो रही है। एग्जाम में वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है, कंसेप्ट अप्लाई किसी और टाइप ऑफ कंपनी पे हो रहा होता है, फैक्ट्स उसी केस के लिए आता है ताकि आपका जहन उधर चला जाए, नीचे टाइप ऑफ कंपनी चेंज कर देगा। ये अक्सर करता है उसका, ये टिपिकल तरीका वार बात है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अभी हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, किस लिए? ताकि आइंदा हम जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़े ना, हमें पता हो ये रिक्वायरमेंट किस टाइप ऑफ कंपनी के लिए है, उसको अंडरलाइन करें और जेन में बिठाएं, उसे उसी कंपनी के ऊपर अप्लाई करना कंसेप्ट। पहले टाइप ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। टाइप्स ऑफ कंपनीज किस बेस पे? स्टेटस। स्टेटस से मुराद कि वो प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट और पब्लिक का नाम सुन के जो पहला कंसेप्ट आपके जहन में आ रहा है ना, वो गलत है। पहला कंसेप्ट जहन में क्या आ रहा है कि पब्लिक कंपनी वो है जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट है और प्राइवेट कंपनी वो है जो प्राइवेट इन्वेस्टर ओन कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है। जो पब्लिक ओन कर, जो गवर्नमेंट ओन कर, उसको हम पब्लिक कंपनी नहीं कहते, बल्कि कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक कंपनी कुछ, पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट लोग ओन कर रहे होते हैं, प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेट लोग ओन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा, ये पब्लिक कंपनी और है और पब्लिक सेक्टर कंपनी और है। ये पब्लिक कंपनी और है, पब्लिक सेक्टर कंपनी और है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर क्या होगा? जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग है मेजॉरिटी। तो फिर क्या फर्क है प्राइवेट कंपनी पब्लिक? सुन ले, प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का नाम सुना सुना लग रहा है, कहां सुना है? अभी पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में कि कंपनी जब क्रिएट होती है तो जिन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे होती है, जो डॉक्यूमेंट्स करवाए जाते हैं वो दो हैं, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल्स। इसमें कंपनी के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं कि कंपनी कैसे चलेगी, जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। तो कंपनी के आर्टिकल्स में अगर ये तीन कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस हैं,
तो फिर वो कंपनी है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी। इन शॉर्ट कंसेप्चुअली आपको बता दूं, लीगल टर्म अभी समझाता हूं कंसेप्चुअली। कुछ कंपनी छोटी होती हैं, कुछ कंपनी बड़ी होती है। तो छोटी कंपनी है वो प्राइवेट है, जो बड़ी कंपनी है वो पब्लिक है। और पब्लिक के अंदर भी जो बहुत बड़ी कंपनी हो जाए उसे लिस्टेड कहते हैं, उसे लिस्टेड कहते हैं। पाकिस्तान में आप बता सकते हैं टोटल लिस्टेड कंपनीज कितनी है? नहीं, 2-3 नहीं है, मेरा ख्याल है 600 के करीब होगी, 600 प्लस होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे ना, आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएंगे, 600 प्लस के करीब, जो कि थोड़ी है। अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें वहां पे तो बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पे बिजनेस एक्टिविटीज भी ज्यादा। बहरहाल प्राइवेट कंपनी ये कैसी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स में 3 शर्तें लगी। अब ये 3 कंडीशन समझनी आपने। एक कंपनी प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 50। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स किसे कहते हैं? मेंबर ओनर्स को, ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को। एम्प्लॉइज की तादाद शामिल नहीं है, ध्यान में रखें, इसमें एम्प्लॉइज की तादाद शामिल। ठीक। अच्छा, आपने कभी इस तरह सुना कि कोई प्रॉपर्टी के 2 ओनर्स हैं, जॉइंट ओनर्स? ये कभी सुना आपने? कहाँ सुना? डेली लाइफ में या किसी सब्जेक्ट में पढ़ा? डेली लाइफ में। हाँ, जैसे कि प्रभाली साहब की प्रॉपर्टी है, उनके 2 बच्चे हैं, उन्होंने दोनों बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, जॉइंट प्रॉपर्टी। उसी तरह जिस तरह किसी लैंड बिल्डिंग को 2 लोगों के दरमियान, 2 लोगों में इकट्ठा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी तरह शेयर्स को भी 2 लोगों में ट्रांसफर किया जा सकता है। शेयर के भी जॉइंट ओनर, जिस तरह किसी प्रॉपर्टी के, किसी घर के 2 जॉइंट ओनर हो सकते हैं ना, उसी तरह शेयर भी, तो कल हमने पढ़ा था, शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। शेयर एक तरह का एसेट है, इसके भी 1 से ज्यादा ओनर, जॉइंट ओनर हो सकते हैं। एक बंदा था, उसके पास 1 लाख शेयर है कंपनी के, उसने क्या किया, वो 1 लाख शेयर अपने दोनों बेटों को ट्रांसफर कर दिया, दोनों को जॉइंट ओनर बना दिया। अच्छा, जॉइंट ओनर का कंसेप्ट डिफरेंट है। जॉइंट 1 लाख के शेयर्स के 2 जॉइंट ओनर्स बना दिए जाए, इसका यह मतलब नहीं है एक का हक 50,000 शेयर पे है, दूसरे का हक 50,000 शेयर, नहीं, दोनों का हक 1 लाख शेयर्स पे है। एक जगह में एक जजमेंट पढ़ा था, एक कोर्ट केस था, उसमें उसने लिखा हुआ, उसने कहा कि अगर ये फर्ज कीजिए 1 कनाल जगह है ना, 1 कनाल, और इसके 1 कनाल कितने, 20 मरले हैं, और इसके जॉइंट ओनर्स हैं 2, तो इसका ये मतलब नहीं है 10 मरले का मालिक एक बंदा है, 10 मरले का मालिक दूसरा बंदा है, इसका ये मतलब नहीं है। बल्कि ये होता तो वो तो लदा करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर की होती। जब किसी को जॉइंट ओनर बनाते हैं तो इस पूरी प्रॉपर्टी के 1-1 इंच के ऊपर इन दोनों के हकूक है, इस पूरी प्रॉपर्टी के। उसी तरह जब हम 1 लाख शेयर्स के जॉइंट ओनर्स बनाते हैं 2, तो क्या इसका ये मतलब है 50,000 एक के हो गए, 50,000 एक? नहीं, इसका मतलब है 1-1 शेयर के दोनों मालिक हैं। कोई एक बंदा दूसरे की मर्जी के बगैर 1 शेयर भी नहीं बेच सकता। ठीक है, तो अगर कोई जॉइंट ओनर्स का, जॉइंट शेयर होल्डर का केस है, तो लॉ कहता है उसे हम एक मालिक समझेंगे। ये 50 को काउंट करते हुए जॉइंट शेयर होल्डर्स को 2 नहीं, एक कंसीडर करेंगे, गिनती में करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है। प्राइवेट कंपनी क्या कहती है? प्राइवेट एक कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, बाय मेमोरेंडम नहीं, आर्टिकल लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। तो अच्छा, मुझे बताइए कि अगर एक कंपनी के नंबर ऑफ, मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 30, वो पब्लिक है कि प्राइवेट है कि दोनों हो सकती हैं? हाँ, दोनों, याद रखें। इसने कहा है प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम नंबर होंगे 50, इसका मतलब 50 या उससे कम हो सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि पब्लिक कंपनी के मेंबर्स 50 से ज्यादा हों, पब्लिक कंपनी का रूल बाद में। ये वो कंपनी है जिसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी मेंबर्स की? 50। मिनिमम की कुछ बताया उसने? मिनिमम की तो नहीं बताया। इसका मतलब है मिनिमम की कुछ भी हो सकती है। मैक्सिमम कितने होंगे मेंबर्स? अच्छा, अगर मेंबर्स की तादाद 50 से बढ़ जाए फिर इसे क्या करना चाहिए? पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाना चाहिए। क्या एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? यस, हो सकती है, लेकिन याद रहे कन्वर्जन का प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कन्वर्ट हो सकती है। ये बात समझ आए? दूसरी चीज, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50
दूसरा, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, वो शेयर को ट्रांसफर करने का राइट्स रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, कल हमने पढ़ा था शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, तो ये उसके उलट नहीं हो गया, रिस्ट्रिक्ट राइट उलट नहीं हुआ। ये नहीं, अच्छा ये नहीं कह रहा। अच्छा, प्रोहिबिट में और रिस्ट्रिक्ट में फर्क है। प्रोहिबिट का मतलब है काम आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन के साथ। शाबाश, रिस्ट्रिक्शन के साथ कर। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर का मतलब क्या है कि आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन अप्रूवल के साथ। आपको दूसरे डायरेक्टर्स की, आपको दूसरे शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अप्रूवल के बाद ट्रांसफर कर सकते हैं, अप्रूवल के बगैर ट्रांसफर नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर का मतलब ये है। इसका मतलब है शेयर प्राइवेट कंपनी में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, शेयर पब्लिक कंपनी में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। फर्क क्या है? प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, अप्रूवल लेनी पड़ेगी दूसरे लोग। पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दूसरों की अप्रूवल के बगैर ही ट्रांसफर कर सकते हैं। जी समझ आया? लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, और अगर एक मेंबर ने अपने शेयर ट्रांसफर करने हो तो रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर। और फोर्थ, प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक क्या होती है भला? एक होते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। जो लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? जनरल पब्लिक। ठीक है, वो कहता है प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जो मना करती है, कभी भी नहीं कर सकती, क्या? इनविटेशन नहीं भेज सकती। किसको? जनरल पब्लिक को। कौन सी इनविटेशन? कि आके इस कंपनी के शेयर्स खरीदे जाए या सिक्योरिटीज खरीदी जाए, या शेयर के साथ उसने एक दो और अल्फाज लगाए होंगे, डिबेंचर्स, ठीक है, यहाँ रिडीमेबल कैपिटल, ये अल्फाज लगाए। अभी फिलहाल सिर्फ शेयर्स के ऊपर फोकस करें कंसेप्ट समझने के लिए। प्राइवेट कंपनी मना करती है, प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती। अच्छा, अगर शेयर इशू नहीं कर सकती तो पैसों की जरूरत है, पैसों शेयर बेचने हैं, जनरल पब्लिक को नहीं बेच सकती। पैसों की जरूरत है, शेयर बेचना चाहती है, जनरल पब्लिक को नहीं बेच सकती। किसको बेचे शेयर? किसको शेयर दे के क्या फ्रेंड एंड फैमिली। वो मेंबर से पूछेंगे, भाईजान आपने पहले 1 लाख शेयर खरीदे थे, आपकी बड़ी मेहरबानी, 50,000 और खरीदेंगे? अगर ये कहे नहीं तो कंपनी का ये कर सकती है, अच्छा ठीक है मैं फिर अखबार में इश्तेहार देती हूँ कि जो भी हमारे 50,000 शेयर खरीदना चाहता है आके खरीद ले। ये मना। फिर कंपनी क्या? अच्छा भाईजान आप नहीं खरीद सकते, आप ऐसा करें, आपके कोई दोस्त मिलने जुलने वाले होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, अच्छे लोगों में उठना बैठना आपका, जरा कोई इन्वेस्टर तो ढूंढ के लाए। ये एक एक करके लोगों के घरों में जाके मिल मिला के ऑफर्स करके इन्वेस्टर ढूंढेंगे। ये है मतलब प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक, कि जनरल पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दी जा सकती। कौन सी इन्विटेशन? कि आइए और हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदिए, आइए हमारी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदिए, आइए हमारी कंपनी का रिडीमेबल कैपिटल खरीदिए। जनरल पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते। ये बात समझ आए? अच्छा, ये लिमिटेशंस है प्राइवेट कंपनी में। तो फिर पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? जिसमें ये लिमिटेशंस नहीं होंगी, जिसमें ये लिमिटेशंस। क्लियर हो? अच्छा सुन लें, प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर एंड डिबेंचर। ये तीनों कंडीशंस। एक कंडीशन भी अगर डिस्टर्ब हुई ना, जैसे अगर आप कंपनी के मेंबर्स की तादाद 50 से बढ़ाना चाहते हैं, पब्लिक में आना पड़ेगा। अगर आप राइट टू ट्रांसफर शेयर फ्री करना चाहते हैं, पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पब्लिक कंपनी कौन सी है? विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। सिंपल, विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। एग्जाम में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, प्राइवेट कंपनी बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, क्या लिखेंगे? अगर 3 नंबर के साथ आ जाए पब्लिक कंपनी को डिफाइन करें, क्या सिर्फ इतना लिखेंगे? कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। इतना अच्छा नहीं, एक है इसका खतरनाक तरीका, एक है इसका सादा तरीका। किस चीज का? 3 नंबर के लिए पब्लिक कंपनी को एक्सप्लेन करने का। खतरनाक तरीका क्या है? कि इसकी कंडीशंस को उलट कर दे। इसमें लीगली कबाहत है जो भी आपको समझ नहीं आएगी। आसान तरीका क्या है? आप कहें पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, और फिर नीचे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन फॉलोइंग इज ए प्राइवेट कंपनी, यानी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वही पब्लिक कंपनी है। और हमने प्राइवेट कंपनी,
हमने एक ही दफा ऊपर नॉट लिख दिया तो ऑटोमेटिकली सबके साथ नॉट आ गया, सबके साथ नॉट। क्लियर? अच्छा, अब एग्जाम में एक 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, उनमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछूं एडवांस टॉपिक का। एक प्राइवेट कंपनी है, वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना चाहती है, क्या करे? अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर इतना लिखेंगे तो आधा नंबर मिलेगा। जी शाबाश। इसका जवाब ये था, प्राइवेट कंपनी है, अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना चाहती है तो उसे अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करे? ये 3 कंडीशन अपने आर्टिकल से रिमूव कर दे। देखें, यही 3 कंडीशंस तो कंपनी को प्राइवेट कंपनी बना रही है। अगर आर्टिकल्स के अंदर से ये 3 कंडीशन उड़ा दी जाएं, पब्लिक कंपनी नहीं बन जाएगी। उसका डिटेल प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो बताना चाहिए। एक कंपनी इन 3 कंडीशन की होने से प्राइवेट बनती है और इन 3 कंडीशंस के ना होने से पब्लिक बनती है। ये बात समझ आ गई? अच्छा चलिए। अच्छा, अगर आपको पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में फर्क समझ आया है तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं लॉ का, आपने उसकी रीजंस बतानी है। फैक्ट ये है कि कंपनीज एक्ट में बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं, के करीब तो सेक्शन है और बाज़ का कुछ सेक्शन में एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स भी है। ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स गैस कीजिए किस टाइप ऑफ कंपनी पे अप्लाई? पब्लिक कंपनी पे। ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई होती हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स दोनों पे अप्लाई होती हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स हर तरह की कंपनी पे अप्लाई होती हैं, कुछ सिर्फ प्राइवेट पे और कुछ पब्लिक पे। लेकिन पब्लिक पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है, यानी पब्लिक कंपनी के लिए लॉ का शिकंजा सख्त है, उसके ऊपर ज्यादा रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती है। रीजन बता सकते हैं क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी में पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है, इसमें इन्होंने जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे किए होते हैं। प्राइवेट कंपनी में चूंकि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होता, जनरल पब्लिक का पैसा नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट को, इसकी लॉ मेकर्स को इसकी इतनी टेंशन नहीं है। इनको पता है कि ये जब अपने किसी दोस्त के जाएंगे तो दोस्त इनसे पूछताछ खुद ही कर लेगा कि भाई कौन सा बिजनेस है, आप उसमें कितना प्रॉफिट देते हो, पिछले साल का प्रॉफिट क्या है, डिविडेंड वगैरह वगैरह। इसीलिए याद रखिएगा, ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स किसके लिए? पब्लिक कंपनी के लिए, ठीक है, और कम रिक्वायरमेंट्स है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, डिपेंड करता है उसके। देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो 50 है, मिनिमम कितने? अगर उसका एक ही मेंबर है उसे कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी, और अगर उसका मेंबर्स की तादाद 2 या उससे ज्यादा है उसे क्या कहते हैं? अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। और ये ध्यान में रखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है? दे कैन नॉट ऑफर शेयर्स टू जनरल पब्लिक। ये कंपनी चाहे सिंगल मेंबर कंपनी हो, चाहे अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सिंगल मेंबर हो चाहे अदर देन सिंगल मेंबर हो, ये जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं कर सकते। क्लियर हुई ये बात? और ये आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए बात बता दूं, आज से कोई 15 साल पहले सिंगल मेंबर कंपनी का कंसेप्ट नहीं होता था। असल में आपको पता है कि लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते रहते हैं। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप था ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते थे, उनको कॉरपोरेट सेक्टर में लाने के लिए, मुल्क में कंपनीज की तादाद को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि जो सिंगल मेंबर कंपनी, जो सोल प्रोप्राइटर है ना, वो अपना बिजनेस ऐसे ही रखे, ऐसे ही चलाएं, लेकिन अगर अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड करना चाहते हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में आपको पता है लाइबिलिटी, अगर वो लाइबिलिटी लिमिटेड करना चाहते हैं तो अपने आप को कंपनी बना ले। हम कंपनी में भी एक ऐसी टाइप ऑफ कंपनी रख लेते हैं जो एक मेंबर, वो होती है सिंगल मेंबर कंपनी, जिसके कितने मेंबर्स होते हैं? एक मेंबर। वही कंपनी का मालिक भी होता है, वही कंपनी का डायरेक्टर भी होता है, कंपनी भी चला रहा होता है। हमारे सिलेबस में बहुत कम डिस्कशन है सिंगल मेंबर कंपनी के ऊपर। यूं समझ लीजिए 2 या 3 पैराग्राफ होंगे सिर्फ, सिंगल मेंबर कंपनी खत्म। ज्यादातर डिस्कशन है अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, जिसमें मेंबर्स की कम से कम तादाद क्या होगी? 2, कम, और ज्यादा से ज्यादा 50।
तो ये कंसेप्ट समझ आ गया। पब्लिक कंपनी की भी दो टाइप्स हैं। पब्लिक कंपनी एक आप कहते हैं ना सिर्फ बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी। पब्लिक कंपनी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करवाए या ना करवाए, या ना करवाए। ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करवा लेती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसे कहते हैं लिस्टेड। और अगर कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्ट करवाने का फायदा क्या होता है भला कंपनी को? शेयर्स आसानी के साथ जनरल पब्लिक को सेल परचेज किए जा सकते हैं। ये सारी जनरल पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में इकट्ठी होती है। अब तो यार उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम ले आया, अब घर में बैठ के भी वो शेयर्स को बाय सेल कर लेते हैं। लिस्टेड और अनलिस्टेड में फर्क समझ आया? अब जरा फर्क तीनों में सुनिएगा। प्राइवेट कंपनी कौन सी है? जो जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर ही नहीं करती। पब्लिक अनलिस्टेड कौन सी है? जो ऑफर कर सकती है, अभी किए नहीं, ऑफर कर सकती है। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी है? जो अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती है, अभी किए नहीं, अभी शेयर इशू नहीं किए। और लिस्टेड कंपनी ऐसी पब्लिक कंपनी है जो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर भी सकती है और शेयर इशू कर भी चुकी है, कर भी चुकी है। ठीक है, अब बताइए, लिस्टेड कंपनी है, इसके शेयर आसानी के साथ, रिस्ट्रिक्शन के साथ सेल परचेज हो रहे होते हैं कि आसानी के साथ? आसानी के साथ। आप विद इन मिनट्स किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अगर आपने अकाउंट खुलवाया हो ब्रोकर के साथ। भाई ये बात समझ आ गई? यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछो। अच्छा, इनका क्वेश्चन, क्या लिस्टेड होने के लिए शेयर इशू करना लाजमी है? इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सवाल के अंदर पूछा लिस्टेड होने के लिए शेयर इशू करना लाजमी है, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा रहा हूं। शेयर इशू करने के लिए लिस्टेड होना लाजमी है। जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए लिस्टेड होना लाजमी है। ठीक है, आप लिस्टेड हुए बगैर जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, बाज़ औक़ात लॉ ने एक ऑप्शन रखी हुई है कि अगर आपने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं लेकिन अभी लिस्टेड नहीं है, तो आप साइमल्टेनियसली दोनों काम कर सकते हैं। एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन फाइल कर दी कि सर हमारे शेयर लिस्ट करवा दें, और दूसरी तरफ जनरल पब्लिक को अखबार के जरिए से इनवाइट कर दिया कि आके हमारे शेयर खरीदें। लेकिन जब आप साइमल्टेनियसली दोनों काम करें ना, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। बेहतर ये होता है पहले स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करो। रिस्की कैसे हो जाता है? अगर आपने जनरल पब्लिक से पैसे पकड़ लिए और किसी वजह से स्टॉक एक्सचेंज ने रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर दी, तो आपको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, आपकी सारी जो भागदौड़ थी वो शेयर ज़ाया हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये प्राइवेट कंपनी जी नहीं। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनीज असल में इनके पास होती है ऑप्शन। आप ये सोच रहे हैं कि भाई अनलिस्टेड कंपनी है, अगर इसे जनरल पब्लिक को शेयर इशू ही नहीं किए तो ये प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं बन जाती? देखें, पब्लिक कंपनी का फायदा क्या है? जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं। जब ये पब्लिक कंपनी का फायदा ही नहीं ले रही लेकिन पब्लिक कंपनी का नुकसान ले रही है, क्या इसके ऊपर रेगुलेशन ज्यादा अप्लाई हो रहे हैं? तो क्यों? असल में इसलिए कि ये कहते हैं कि ठीक है, हम पब्लिक अनलिस्टेड हैं, हमारे शेयर हम जनरल पब्लिक को अभी इशू नहीं, लेकिन जब चाहे कर तो सकते हैं ना। हमें शेयर इशू करने के लिए अपने आप को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। इस कंपनी को अगर ये जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना चाहे, अपने आप को पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में कॉन्टैक्ट करके विद इन डेज लिस्टेड में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है। तो चाहे तो पब्लिक कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा के कहें ठीक है, हमें जनरल पब्लिक के पैसों की जरूरत नहीं, हमारे अपने पास पैसे हैं, हमें जब जरूरत पड़ेगी तब उनसे मांग लेंगे, अभी जनरल पब्लिक से मांगे बगैर पैसे काम चलाएं। ऐसे भी हो सकता है। ये बहरहाल जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस, उनकी अपनी चॉइस है। जब वो कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे तो प्राइवेट कंपनी खुलवा लें, चाहे पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद चाहे लिस्टिंग करवाए चाहे लिस्टिंग ना करवाएं, अपनी ऑप्शन। जी सर, आपने बोला कि जो प्राइवेट कंपनी है वो जनरल पब्लिक को नहीं ऑफर कर सकती।
बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी कभी भी जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं कर सकते। तो आपने कहा कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू वो इन्वेस्टर ढूंढेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इन्वेस्टर होने का चाहिए, फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के थ्रू ढूंढेंगे। सर तो वो जो इन्वेस्टर होगा वो भी जनरल पब्लिक में आता है? नहीं, वो इन्वेस्टर जनरल पब्लिक में नहीं आएगा, वो फिर वो क्योंकि हर किसी को इन्विटेशन नहीं दी। जनरल पब्लिक वो है, आप अखबार में इश्तेहार दे दें, आप अपनी वेबसाइट पे इश्तेहार दे दें कि जो भी शेयर खरीदना चाहता है वो आ जाए, ठीक है। वो जो अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से इन्वेस्टर ढूंढते हैं, वो आपने जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं किया। इनका पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि सर वो जो फ्रेंड या फैमिली मेंबर होगा वो भी तो पाकिस्तान का शहरी ही होगा ना, वो भी तो जनरल पब्लिक में से ही एक बंदा होगा, लेकिन हमने जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं किया। हमने जनरल पब्लिक को इन्वाइट करने का मतलब है आप अखबार में इश्तेहार दें, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर स्टेटस लगाएं कि आपको इन्वेस्टर्स की जरूरत है। आपने तो प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू बंदा ढूंढा है, ये जनरल पब्लिक में नहीं आता, ठीक है। इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। जब आप प्राइवेट तौर पे फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर में से इन्वेस्टर ढूंढते हैं शेयर इशू करने के लिए, इसे क्या कहते हैं? शेयर इशू थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। और अगर आप जनरल पब्लिक को इन्वाइट करते हैं, इसे कहते हैं पब्लिक इशू। तो पब्लिक इशू और प्राइवेट इशू में फर्क, ये टर्म्स आप शायद आगे पढ़ेंगे। पब्लिक इशू का मतलब क्या है? शेयर जनरल पब्लिक को इशू किए हैं। प्राइवेट इशू का मतलब क्या है? शेयर प्राइवेटली चंद एक लोगों को, स्पेसिफिक खास लोगों को इशू किया है, आम आवाम को इशू नहीं किया जी। अनलिस्टेड नहीं, यानी ये कर सकती है, कैन ऑफर, ये नहीं हैज ऑफर्ड, जब करना चाहे कर सकती है, ठीक है। अभी किए नहीं है, ठीक है। यू कैन ऑफर एंड इशू, इट कैन ऑफर या इशू, ये ऑफर या इशू करना चाहे कर सकती है, लेकिन अभी किए नहीं है। और ये कौन सी है? इसने कर दिए हैं। अब डेफिनेटली अगर ये कर सकती है, लेकिन इसे करने के लिए पहले स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे क्या कोई मैट्रिक पास स्टूडेंट सीए में एडमिशन ले सकता है? सिर्फ मैट्रिक किया हो? नहीं कर सकता। अच्छा, क्या मैट्रिक वाला सीए के पेपर नहीं दे सकता? ग्रेड क्या जिसने इंटर किया हो वो सीए के पेपर दे सकता है? हाँ, लेकिन उसे आईकैप के पास रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। ये है मैट्रिक वाला, ये तो किसी सूरत में कर ही नहीं सकता। ये है इंटर वाला, कर सकता है, लेकिन अभी इसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़े। और अगर रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्लियर हो गया जी। चलिए, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा कहीं कम्प्लेक्स ना हो जाए। ज़हन में रखिएगा, हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस पढ़ लिया है। अब इसके बाद आगे फर्दर हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी और अदर टाइप्स। अच्छा, अभी आपकी कोई होम असाइनमेंट, आज भी कोई होम असाइनमेंट नहीं है, कल इंशाल्लाह आपको होम असाइनमेंट देंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।